Hello and welcome back to my channel The Learner's Village. So we will continue second chapter of macroeconomics, that is basic concepts of macroeconomics. In this chapter, in the last video we have covered first topic, that was domestic territory. Now we will discuss next topic, that is normal residence. One more topic we will cover under this video, that is factor income and transfer income. Alright, so first of all, meaning of normal resident. Alright, before knowing the meaning of normal resident, we should discuss a little bit about what are the importance and why we are learning this concept of normal resident. Okay, so normal resident actually हमें नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने में हेल्प करता है. ऑलराइट, इसलिए हमें नॉर्मल रेजिडेंट जानना ज़रूरी है, क्योंकि नेशनल इनकम जो होती है वो किसी भी कंट्री के जो भी नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उनकी इनकम का सम करने पे जो इनकम मिलती है वो होती है नेशनल इनकम. तो हमें नेशनल इनकम मेज़र करना आना चाहिए. चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे कि कैसे मेज़र करते हैं नेशनल इनकम को. तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम एक्चुअल में किन की इनकम होती है. किसी कंट्री की नेशनल इनकम उसके जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उन सब की इनकम का सम टोटल करने पे उस कंट्री की नेशनल इनकम मिल जाती है. ऑलराइट, तो यानी कि नॉर्मल रेजिडेंट हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट. हु आर द नॉर्मल रेजिडेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग. नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रिफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन. इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन, राइट, हु ऑर्डिनरली रिजाइड्स इन अ कंट्री एंड whose center of economic interest also lies in that country. यानी कि all those peoples who are residing in a country, एक किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी या कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं, पर्सन्स और इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस. यानी कि इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नॉट ओनली पर्सन्स. यानी कि नॉर्मल रेजिडेंट में केवल पर्सन नहीं आएंगे, इंस्टीट्यूशंस भी आएंगे, यानी कि कंपनियां भी आएंगी नॉर्मल रेजिडेंट में. ठीक है, तो ये उस कंट्री में रह रहे हो एंड देयर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द सेम कंट्री. उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में लाइज करता हो. ठीक है, तो किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में या उस कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी देश में है. तो ऐसी सभी कंपनियां या इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशंस और सभी लोग मिल करके नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे उस कंट्री के. ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है. ये नया टर्म आप लोगों को लग रहा होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट. तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है कि ऐसे पर्सन्स या ऐसे सारे नॉर्मल रेजिडेंट्स उसी कंट्री में उनकी अर्निंग हो रही हो, वहाँ पे वो एक्सपेंड कर रहे हो, वहाँ पे वो कंजप्शन कर रहे हो. सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब कि वहीं पे कमाना है, वहीं पे खर्च करना है, वहीं पे एक्युमुलेशन भी वहीं पे करना है. यानी कि पैसे जो जमा कर रहे हैं वो भी हम वहीं उसी कंट्री में करेंगे. दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट. ये ध्यान रखना है. ऑलराइट, सो यानी कि ऐसे सारे लोग नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे जो किसी एक देश की कंट्री में रहते हैं. ओके, और उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं पे है, वहीं पे खर्च करते हैं, वहीं पे अर्न करते हैं, वहीं पे कंजप्शन और एक्सपेंडिचर करते हैं. ऑलराइट, इसके अलावा उस कंट्री में 1 और मोर देन 1 ईयर, एक तो हो गया सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, दूसरा है कि 1 और मोर देन 1 ईयर उसी कंट्री में रहते हों. दो चीज़ें हैं, नॉट ओनली मोर देन 1 ईयर. यहाँ पे 1 और मोर देन 1 ईयर, यानी कि कोई 1 साल 365 दिन रहा है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएगा उस कंट्री का, या उससे ज़्यादा रह रहा है तो भी वो नॉर्मल रेजिडेंट उस कंट्री का होगा. हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि 364 डेज़ रह रहा है या 360 डेज़ रह रहा है, 320 डेज़ रह रहा है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट होगा या नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा. लेकिन जनरली आप एक जो बॉर्डर है, एक जो डिमार्केशन है वो आप जान लीजिए कि 1 साल या 1 साल से ज़्यादा टाइम तक
उस पॉलिटिकल बाउंड्री में या उस डोमेस्टिक टेरिटरी में कोई रह रहा है तो वो उसी का नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है, पहली कंडीशन कि 1 साल या उससे ज़्यादा रह रहा हो, दूसरी कंडीशन उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं पर हो। ऑलराइट, तो आप नॉर्मल रेजिडेंट क्लियर हुआ होगा कि ऐसे सभी लोग जो उस कंट्री में रहते हैं और उसी कंट्री में उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी लाइज करता है और वो 1 साल या इससे ज़्यादा वहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे लोग मिल करके नॉर्मल रेजिडेंट बनेंगे। इज इट क्लियर? आई थिंक it is clear to all of you. So now we'll proceed to the next, that is who are not included in normal residents. जैसे हमने तो सिंपली जान लिया कि नॉर्मल रेजिडेंट में कौन कौन आएंगे, लेकिन कौन कौन नहीं आएंगे। तो वो सारे लोग जो हमारे देश में नहीं है, सपोज हम इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसे सारे लोग जो हमारे देश में नहीं रह रहे हैं या लेस देन 1 ईयर रह रहे हैं, तो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगी, इसके लिए यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों आपको, कुछ पर्सन्स या कुछ ऐसी चीज़ें, सिचुएशंस मैं आपको बताऊँगा जो कि लगता है कि ये इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट होने चाहिए, लेकिन वो है नहीं एक्चुअल में। ठीक है, तो ये आप 1 बाय 1 देख लीजिए। यहाँ पे पहला देखिए, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। ऑलराइट, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, तो चूँकि टूरिस्ट हैं, विजिटर्स हैं, तो वो आएंगे 1 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, नॉट मोर देन 1 ईयर। जनरली ये माना जाता है कि 1 साल या उससे ज़्यादा नहीं रुकेंगे। तो ऐसे सारे लोग जो फॉरेन टूरिस्ट हैं, विजिटर्स हैं, जो लेस देन 1 ईयर रह रहे हैं, वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे। भले वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन जो है कि 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, तो उस कंडीशन पे वो एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं, तो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट, विल कम टू द नेक्स्ट वन, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। फॉरेन से कोई आया है, फॉरेन की एम्बेसी है, ठीक है, तो उसी का स्टाफ है यहाँ पे। ठीक है, सपोज कि यहाँ पे जर्मनी की एम्बेसी है इंडिया दिल्ली में, ठीक है, तो उसमें जर्मनी के बहुत सारे स्टाफ होगा, तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। जबकि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हालांकि नहीं है, हम पढ़ चुके हैं कि एम्बेसीज हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होती हैं, तो आप वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कि एम्बेसीज और ऑफिस, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, तो ये सारे लोग अगर हमारे कंट्री में हैं तो ये हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे, इवन दे आर इन आवर कंट्री। ठीक है, एम्बेसीज हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, तो वहीं से वो कैंसिल हो जाएगा कि एम्बेसीज के जो भी फॉरेन स्टाफ है वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, तो ये हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक UNO, WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ये सारे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, इनके ऑफिस अगर कहीं हमारे इंडिया में हैं, तो हमने डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या पढ़ा था कि ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होंगे। ऑलराइट, तो इसमें जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, हमने पढ़ा था ना, इंडिविजुअल और पर्सन्स, तो ये और ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये तो केवल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये हमारे नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट नहीं होंगे। ठीक है, ये हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये यहाँ पे ध्यान रखना कि जो इंस्टीट्यूशन है, जो ऑफिस है, वो जो इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है, इनका ऑफिस हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, लेकिन इस ऑफिस में काम करने वाले लोग हमारे नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। ऑलराइट, नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, लेकिन कब? जब वो 1 साल या इससे ज़्यादा हमारे यहाँ काम करेंगे। 1 साल या इससे ज़्यादा, सपोज दिल्ली में WHO का ऑफिस है, उसमें जापानी पर्सन रह रहा है, ठीक है, जापानी पर्सन उसमें रह रहा है, तो अगर वो 1 साल से ज़्यादा हमारे यहाँ रहेगा, उसी ऑफिस में रहेगा, तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर वो लेस देन 1 ईयर काम कर रहा है, तो वो उसी देश का होगा जिस देश का से वो बिलोंग करता है, यानी कि जापान या जर्मनी से बिलोंग करता है, तो वो जर्मनी का होगा। ध्यान रखना यहाँ पे 1 ईयर या और मोर देन 1 ईयर से ही चीज़ें चेंज हो जाएंगी। इंटरनेशनल जो ऑफिसेज हैं वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हैं, इसमें काम करने वाले लोग भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हैं, लेकिन
अगर वो 1 साल या इससे ज़्यादा हमारे यहाँ काम करते हैं तो वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? आई थिंक इट इज़ क्लियर। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेजल्स, कॉमर्शियल ट्रेवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स। तो सीजनल वर्कर्स का मतलब कुछ समय के लिए, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 मंथ्स लाइक दिस। ऐसे जो क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेजल्स, तो क्रू मेंबर वो होते हैं जो शिप्स होते हैं उनमें जो ऑपरेट करने वाले लोग होते हैं, उसका जो स्टाफ होता है वो। कॉमर्शियल ट्रेवलर्स जो हैं, जो ट्रेड के लिए आ रहे हैं, कॉमर्शियल पर्पज से आ रहे हैं, वो सब इंक्लूड नहीं होंगे नॉर्मल रेजिडेंट में, जबकि वो इंडिया में आएंगे तब भी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ बॉर्डर वर्कर। बॉर्डर वर्कर आप देखेंगे ना कि जैसे इंडिया का बॉर्डर नेपाल से लगता है, तो इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वो ओपन बॉर्डर है। बॉर्डर मतलब वहाँ पे कटीले तार नहीं लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो ओपन बॉर्डर है। आप कभी विज़िट करेंगे तो वहाँ पे बस निगरानी की जाती है, कुछ मिलिट्री स्टाफ होता है, वो देखता है, अगर उनको डाउट हुआ तभी चेक करेंगे, अदरवाइज़ कोई वीज़ा नहीं लगेगा, कुछ आपको बहुत कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आप आ जा सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो नेपाल और इंडिया का जो एरियाज़ टच हैं, जैसे बिहार का बहुत सारा एरिया टच है, तो वहाँ पे क्या है ना, वो यहाँ के लोग दिन में जाते हैं काम करके, शाम को वापस आ जाते हैं। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि नेपाल और इंडिया का रोटी और बेटी का जो है संबंध है, तो मतलब रिलेशन भी होते हैं, वहाँ से शादियाँ भी होती हैं नेपाल से इंडिया में, इंडिया से नेपाल में। ठीक है, और बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं। तो जो काम करने जाते हैं उनका यहाँ पे हम विशेष ध्यान देंगे कि जो बॉर्डर वर्कर्स हैं, सपोज़ कि ये इंडिया है इधर और इधर नेपाल है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे पर्सन गए काम करने, वहाँ काम किया और शाम को वापस आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये वहाँ काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो नॉर्मल रेजिडेंट वहीं के होंगे जहाँ वो रह रहे हैं, जहाँ उनका घर है। जैसे कि इंडिया से ये गए हैं और ये इंडिया में रह करके काम करने जाते हैं और वापस हो जाते हैं, तो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। ठीक है, सब इसी तरह से नेपाल से अगर कोई काम करने आता है और वापस चला जाता है तो वो नेपाल का नॉर्मल रेजिडेंट होगा, इंडिया का नहीं होगा। आप इतनी बात याद रखो कि बॉर्डर वर्कर्स में वो जहाँ पे रहता है, जहाँ उसका घर है, उसका नॉर्मल रेजिडेंट है, दैट्स इट। ऑलराइट, आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि कौन से लोग इंक्लूड नहीं होते हैं। इवन ये वो चीज़ें, ये वो हैं जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे कि इंडिया में है तो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट क्यों नहीं है। तो आपको वही कंडीशन अप्लाई करनी है, 1 ईयर और 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर जो रहेगा वही नॉर्मल रेजिडेंट होगा। यहाँ पे बच्चों चिल्ड्रन जो एम्बेसीज़ में हैं, काम कर रहे हैं, जो फॉरेन वर्कर्स, उनके साथ ये एप्लीकेबल नहीं होगा कि 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर। वो कितने भी टाइम रहेंगे, वो इंडिया 1 साल से ज़्यादा भी रहेंगे तो भी इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि एम्बेसीज़ हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो वही सारे लोग जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहे हैं, वही अगर 1 साल या 1 साल से ज़्यादा रहेंगे तो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। एम्बेसी में वो 10 साल काम करेगा तब भी वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। ऑलराइट, तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? तो कौन कौन इंक्लूड होगा ये हमने देख लिया। ऑलराइट, तो यहाँ पे एग्जांपल्स जरा आप देख लीजिए। इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, ये हमारे नॉर्मल रेजिडेंट के एग्जांपल्स हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे। एक सेकेंड आप एक पिक ले लो चिल्ड्रन, अगर आप बीच में लेना चाहते हो, क्योंकि फिर याद रहे ना रहे, एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऑलराइट, आई थिंक इट इज़ डन। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे हम नॉर्मल रेजिडेंट्स ये हैं। देखें, इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। इंडिया में यूएसए में इंडिया की एम्बेसी है, यूएसए है यहाँ पे सपोज। ठीक है, हालांकि वो ऐसे बना हुआ है, यूएसए है, यहाँ पे इंडिया की एम्बेसी है और इसमें इंडियन ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। क्यों? क्योंकि हमारी एम्बेसी में काम कर रहे हैं। हमारी एम्बेसी कहीं भी है वर्ल्ड में तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो सिंपल सा है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी 1 साल या इससे ज़्यादा रहेगा वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का या हमारी नॉर्मल रेजिडेंट हो गया। ठीक है, तो इस के अकॉर्डिंग ये हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हो गए। नेक्स्ट, इंडियंस वर्किंग इन द यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन America for less than 1 year. Indian working in the UNO office located in America for less than 1 year. यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, अमेरिका में लोकेटेड है, इन ऑफिस किसका? यूएनओ का, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का है। ठीक है, वहाँ पे इंडियंस काम कर रहे हैं,
ध्यान देना यहाँ पे लेस देन 1 ईयर, इसीलिए वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। जैसे ही 1 साल पूरा होगा वो क्या हो जाएंगे, यूएसए के नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ काम कर रहे हैं। ऑलराइट, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के केस वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हो गए हमारे नॉर्मल रेजिडेंट। कौन नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे, एक एग्जाम्पल थोड़ा डिफिकल्ट मैंने लिया है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बाकी आसान वाले आपको क्लियर हो जाएंगे। लिसन, अ जापानीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 मंथ। जापानीज टूरिस्ट, जापान का टूरिस्ट है, तो इंडिया में 2 महीने के लिए रुका हुआ है, तो सिंपल सी बात है कि ये कंडीशन नहीं पूरी कर रहा है 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, ठीक है, 2 ही मंथ्स रह रहे हैं, तो ये हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। तो बहुत आसान है, आप बेसिक चीज़ समझ लीजिए, 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, ठीक है, और हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, ये 3 चीज़ें अगर आप याद रखते हैं। एक चीज़ केवल पर्सन नहीं, नॉर्मल रेजिडेंट सिटीजन, जैसे सिटीजन होते हैं तो केवल सिटीजन केवल पर्सन होते हैं, इंस्टीट्यूशन नहीं होते हैं, लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट पर्सन्स भी होते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। ठीक है, ये कुछ की पॉइंट्स हैं, आप याद रखेंगे। ऑलराइट, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ओके, सो यहाँ पे एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप। उससे पहले हम थोड़ी सी बात और कर लें कि नॉर्मल रेजिडेंट जैसे हमने बात की थी किस लिए हम पढ़ रहे हैं, और डोमेस्टिक टेरिटरी हमने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट हम इसलिए पढ़ रहे हैं और इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी प्रोडक्शन होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट, कोई विदेशी है, कोई कहीं का भी है, कहीं का भी हो या इंडिया का हो, तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उनकी मॉनेटरी वैल्यू का सम करने पे हमें डोमेस्टिक इनकम मिलेगी। ओके, वेयरएज नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें नॉर्मल रेजिडेंट्स, वो दुनिया में कहीं हों, अगर वो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं इंडिया के, जैसे बहुत सारे लोग इंडिया से बाहर गए हैं 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो दुनिया में कहीं भी वो अर्निंग कर रहे हैं तो वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट होगा। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। हाँ, यहाँ पे एक और टॉपिक है सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप, ये आप समझ लीजिए। सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप में डिफरेंस है। राइट, जब हम कहते हैं कि ये इंडियन है तो ये सिटीजनशिप को हम डिनोट करते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ये नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया का सिटीज़न। बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया में आके रहते हैं, जिनको एनआरआई कहते हैं, जो इंडिया में रहते हैं लेकिन इंडिया के सिटीजन नहीं हैं, लेकिन इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं जो इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हैं लेकिन इंडिया के सिटीजन नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ कुछ जाने पहचाने नाम जिनको आप आसानी से समझ सको, जैसे कि अक्षय कुमार हैं, उनकी सिटीजनशिप कनाडा की है, वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया के हैं लेकिन सिटीजन कनाडा के हैं। आलिया भट्ट, वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया की हैं लेकिन सिटीजन नहीं हैं क्योंकि उनके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है। ऑलराइट, इसी तरह से जैकलीन फर्नांडिस। ऑलराइट, तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, तो आप सिर्फ ये समझिए कि नॉर्मल रेजिडेंट और सिटीजनशिप 2 अलग कॉन्सेप्ट। हाँ, ये एक बात है कि 99% जो इंडिया के सिटीजन हैं वही इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट भी हैं। ठीक है, जैसे हम आप हैं, जो जितने भी लोग हैं सब इंडिया के सिटीजन भी हैं, नॉर्मल रेजिडेंट भी हैं, क्योंकि सिटीजनशिप कैसे मिलती है, सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है। बाय बर्थ हम लोगों को सिटीजनशिप मिली हुई है, लेकिन सिटीजनशिप के और तरीके हैं कि जैसे कि अप्लाई कीजिए गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट देखेगी कि आप क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं। अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, उसका टाइम पीरियड है, वो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, वो जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा क्या, ज़रा सा भी उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि जो सिटीजनशिप है और रेजिडेंटशिप दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो जो सिटीजनशिप है वो एक लीगल कॉन्सेप्ट है, ऑलराइट, बट रेजिडेंटशिप जो है वो कुछ नहीं देखेगा आप कहाँ के हो, सिर्फ अगर हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आप रह रहे हो 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, यू आर अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो आई होप सिटीजनशिप और नॉर्मल रेजिडेंट से आप कंफ्यूज नहीं होंगे।
ओके, आप चेक करेंगे कि ही इज़ रिजाइडिंग इन आवर कंट्री फॉर 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर और नॉट। ओके, सो बहुत सारे NRIs हैं जो इंडिया के हैं लेकिन बाहर रह रहे हैं, ठीक है, जैसे कि सलमान रश्दी हैं, इंदिरा नूई हैं, इंदिरा नूई पेप्सिको की CEO हैं, सत्या नडेला हैं, ठीक है, बहुत जाने माने नाम है, तो इंडिया के हैं लेकिन ये बाहर रह रहे हैं। ऑलराइट, इंडिया के सिटीजन हो सकते हैं लेकिन ये नॉर्मल रेजिडेंट दूसरे के होंगे। ओके, सो लाइकवाइज, तो चिल्ड्रन यहाँ पे हमारा हो गया सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप। आई होप कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी आप लोगों को। अगर मैं थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ ताकि चीज़ें समझ में आए, अगर आपको जल्दी देखना है तो आप इसको नॉर्मल जो प्लेबैक स्पीड होती है 1.52 करके देख लीजिए, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, आप उसको बचाइए, ठीक है, जल्दी बढ़ा करके भी देख लीजिए। तो ये हो गया हमारा सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप। ओके, नेक्स्ट इज फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, पहले हम इसकी इंपॉर्टेंस समझ लें फिर इसकी मीनिंग समझेंगे। पहली चीज़ ये है कि फैक्टर इनकम हम पढ़ रहे हैं तो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम ही काउंट की जाती है, ट्रांसफ़र इनकम उसमें एस्टिमेट नहीं होती है। इसलिए अगर हम नेशनल इनकम काउंट करना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि फैक्ट कौन सी हमें ऐड करना है, कौन सी ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पे फैक्टर इनकम क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। फैक्टर इनकम रिफर्स टू द इनकम, फैक्टर इनकम रिफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आई हैव डिस्कस्ड। सबसे पहले हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिस्कस किया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। और इनको रिवार्ड क्या मिलता है, लैंड को रेंट, लेबर को वेज, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्राइज को प्रॉफिट। तो ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। सो फैक्टर इनकम रिफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। रेंडरिंग का मतलब अपनी सर्विसेज देने के एवज में, के रिवार्ड में, अपनी फैक्टर सर्विसेज देने के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस में उनको जो रिवार्ड मिलता है वो फैक्टर इनकम होता है। सिंपल सी बात है, और आसान करें तो कहें कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको अपनी सर्विसेज देने के रिवार्ड में जो पैसा मिलता है, जो इनकम होती है उनके, उसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं और उसको हम फैक्टर इनकम कहेंगे। ऑलराइट, यानी कि और आसान, बहुत लेमैन लैंग्वेज में कहें, जो मेहनत की कमाई है वो फैक्टर इनकम है। ओके, सो नेक्स्ट वन, हाँ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आपके पेरेंट्स काम कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं या फार्मिंग कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ से जो अर्निंग होगी वो फैक्टर इनकम होगी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वन इज ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम क्या है, ट्रांसफ़र इनकम जैसा लिखा हुआ है कि ट्रांसफ़र होता है, ये जनरेट नहीं होता है। यहाँ इनकम जनरेट होती है, यहाँ इनकम जो है फैक्टर इनकम जनरेट होती है। यहाँ पे दोनों साइड से, एक तरफ से आप सर्विस देंगे तब आपको रिवार्ड मिलेगा, ठीक है, दोनों साइड से इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन ट्रांसफ़र इनकम वन वे होता है, यूनिलैटरल होता है, और ये बाईलैटरल होता है, याद रखना। इसको हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं, इसको नहीं काउंट करते हैं। क्या है ट्रांसफ़र इनकम, इट रिफर्स टू द इनकम विथआउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्शन सर्विसेज। इट रिफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विथआउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस दिए बगैर ही जो इनकम मिलती है वो ट्रांसफ़र इनकम होती है। ऐसी बहुत सारी इनकम है। आप लोग भी जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं तो आप ट्रांसफ़र इनकम पे जी रहे हैं, ठीक है, जो पॉकेट मनी मिलता है, क्योंकि आप अभी काम नहीं कर रहे हैं। अब ज़्यादातर बच्चे काम नहीं करते हैं, हाँ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो काम करते हैं, इस उम्र में भी काम करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, काम करते हैं। और तो क्या है कि जो पॉकेट मनी है वो ट्रांसफ़र इनकम है, जो कि किसी काम के एवज में नहीं है, वो फ्री में मिलता है, आपके पेरेंट्स देते हैं हमें आपको, ठीक है। ओल्ड एज पेंशन, वो पेंशन दो तरीके की होती है, एक होती है ओल्ड एज पेंशन, एक होती है रिटायरमेंट पेंशन। तो जो रिटायरमेंट पेंशन होती है वो जो लाइफ भर आदमी काम करता है उसमें से पैसा बचा करके वो लास्ट में दिया जाता है, ठीक है, तो वो फैक्टर इनकम है। ऑलराइट, लेकिन ओल्ड एज पेंशन होती है कि वृद्धावस्था पेंशन आप सुनेंगे। अगर कोई एजेड पर्सन रह रहा है, उसकी इनकम कम है, तो आप पूछेंगे तो उसको मिल रही होगी। कई सारी स्कीम्स गवर्नमेंट चला रही है, तो पर मंथ या 4 मंथ पे उनको पैसा आता रहता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो ओल्ड एज पेंशन है। बिकॉज ये मान के चला जाता है कि इनकी एज ज़्यादा है, ये कहाँ कमाने जाएंगे, तो इनको कुछ सपोर्ट दिया जाए, इकोनॉमिकल असिस्टेंस। तो ये हो गया ओल्ड एज पेंशन, ट्रांसफ़र इनकम है। स्कॉलरशिप क्या है, ट्रांसफ़र इनकम है, फ्री में मिलता है। पॉकेट मनी मैंने बताया आपको, ट्रांसफ़र इनकम है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वो होता है जब गवर्नमेंट्स
देखती हैं कि लोग जो है अनएम्प्लॉयड हैं तो उनको कुछ अलावेंस दे दिया जाए। अलावेंस मतलब उनको फ्री में दिया जाता है कि ताकि वो सर्वाइव कर सकें। भाई कुछ बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको जॉब नहीं मिल रही है, तब तक वो अपना खर्चा पानी चला सकें। जब तक उनको जॉब या काम नहीं मिलता है तब तक उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस दिया जाए, तो वो भी ट्रांसफ़र इनकम है। ठीक है, तो ये सारी इनकम एक्चुअल में जनरेट नहीं होती हैं, ना तो ये कोई गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए इनको इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है, जबकि इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि गुड्स ही प्रोड्यूस करे, सर्विसेज भी प्रोड्यूस करे। सर्विसेज जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो मुझे मेरी जो इनकम है तो वो फैक्टर इनकम है। ओके, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, जैसे कोई बेगर है तो उसको जो हम देते हैं, पैसे देते हैं, तो वो ट्रांसफ़र इनकम है, फैक्टर इनकम नहीं है। लेकिन अगर आप किसी जो वर्शिप कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, या फिर कोई जो रिलीजियस गुरु होते हैं वो आपको कुछ गाइड करते हैं, तो उनको अगर आप पेमेंट करते हो तो वो फैक्टर पेमेंट है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप कुछ उनसे लेते हो उनके उस पेमेंट के रिवार्ड में, उस पेमेंट के एवज में। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप सर्विसेज लेते हो और पेमेंट करते हो, तो वो क्या है, फैक्टर सर्विसेज है। सो आई होप आपको क्लियर हुई होंगी ये फैक्टर सर्विसेज क्या है, फैक्टर इनकम क्या है, ट्रांसफ़र इनकम क्या है। ऑलराइट, और यहाँ पे चिल्ड्रन जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं, ठीक है, और डोमेस्टिक टेरिटरी एक बार और देख लेना, इनको कंपैरेटिव वो देख लेना एक साथ लिख करके इनको, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट क्या है, तो और क्लियर होगा। सो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक बार फिर से अगर आप देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अच्छे से पढ़िए, आराम से समझिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है या कोई सजेशन है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम उस पर आपको बात कर लेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।